हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम डिटेल में फ्यूचर्स लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा आउटलाइन आज हम बता देते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर हम कम करेंगे। तो जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इसमें जीडीपी, जीएनपी, हमारा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज जीबीए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बारे में जैसे मांग और पूर्ति होता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हमारा मौद्रिक नीति क्या होता है, और आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हम इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद चौथा हमारा जैसे फिजिकल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बजटिंग से इसका हमारा जो होता है रिसीविंग और एक्सपेंडिचर से कैसे कंट्रोल करता है, ये भी इन्फ्लेशन से इससे क्या रिलेशन है, और हमारा ये फिजिकल पॉलिसी कैसे हम गवर्नमेंट रन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी, वे भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसे हमारा कॉमन महंगाई कैसे बढ़ता है, जनरल लेवल का कैसे कम होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अभी करंट में इसके इशूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल के बताएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्सटर्नल सेक्टर का, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है, इसके बारे में। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे हमारा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और स्मॉल स्मॉल बहुत से टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताते चलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम में जैसे जो इम्पोर्टेंट की पहले टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्लोली इसके बाद भी हम अदर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमारा पहले जीडीपी, अभी बहुत आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसको हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताने जैसे जीडीपी क्या होता है। तो जैसे जीडीपी होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेजिडेंट इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद बाई इंडियन रेजिडेंट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज में जैसे हमारा पेन हुआ ये गुड्स है, हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब हमारा गुड्स में आते हैं। सर्विसेज में जैसे एक टीचर आपको टीचिंग कर रहा है, फी ले रहा है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, वो उसका फी ले रहा है, वो सर्विसेज है। लॉयर आपका मतलब मुकदमा लड़ रहा है या कुछ भी केस लड़ रहा है, उससे जो कर रहा है वो सर्विसेज सेवा में आता है। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, जैसे हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, दूसरा पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से डिफरेंट कैसे है। इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है उससे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी तो आता ही है, उसके अलावा जितने हमारे पोर्ट हैं या हमारा फॉरेन में कहीं हमारा डिफेंस बेस है, एयर स्पेस ऊपर का है, हमारा एम्बेसी है, जैसे एम्बेसी भी आते हैं, दूतावास, और शिप, जैसे हमारा शिप किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हम उसमें कुछ भी बेचते हैं, फूड बेचते हैं, कुछ आइटम बेचते हैं, या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम अपने मतलब कस्टमर पैसेंजर को बेचते हैं, तो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हमारा फ्लाइट अगर एयर इंडिया का फ्लाइट किसी फॉरेन कंट्री में कनाडा में खड़ा है तो वहाँ भी जब उसको सेलिंग परचेसिंग करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है, जबकि वो खड़ा पाकिस्तान वहाँ होता है। जैसे हमारा एम्बेसी अगर मान लो किसी यूएसए में है तो यूएसए में हमारा एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल टेरिटरी यूएसए का है, अमेरिका का है। वो फाइनेंशियल ईयर मतलब ये विद इन 1 ईयर पीरियड का होता है। जैसे स्टार्ट होगा सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे अभी इस ईयर का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल होता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो इससे हम इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जो कोरिलेटेड टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है और इसका जीडीपी से क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, तो ये चीज़ हमें इससे डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। जीडीपी सेम है, जीएनपी जो होता है सेम है जीडीपी ही होता है, एक्सेप्ट इसमें दो फर्क होता मतलब डिफरेंस होता है, दो डिफरेंस होगा। पहला इसमें इंडियन नेशनल्स आएंगे, सिटीजन, नॉट की इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट मतलब जो भी कोई बाहर से आया इंडियन है, फॉरनर है, जो रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट होता है। लेकिन नेशनल वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है, तो इंडियन सिटीजन का इनकम होगा। और दूसरा इसमें इंडियन टेरिटरी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड टेरिटरी होगा इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब वर्ल्ड भर में कहीं भी अगर इंडियन अगर इनकम जनरेट करता है तो हमारा इंडियन वो जीएनपी में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है।
तो जैसे ग्रास, जैसे हमारा जैसे टाटा इंडस्ट्री अगर कहीं अगर यूएसए में मान लो कोई कंपनी अगर वहाँ लगाया है, रिलायंस लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा इंडियन जीएनपी में आएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में क्योंकि वो टेरिटरी के बाहर है। और जैसे अगर मान लो गूगल हमारे देश से या फेसबुक जो पैसा जनरेट कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और अदर के थिंग, तो यूएसए के जीडीपी में नहीं आएगा, लेकिन यूएसए के जीएनपी में आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में प्लस इंडियन सिटीजन इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फॉरेन सिटीजन इनकम फ्रॉम इंडिया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। जो अदर इससे टर्म को रिलेटेड हैं, जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो जीडीपी हम इससे करंट प्राइस से नहीं, एक बेस ईयर डिक्लेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सपोज दैट अभी बेस ईयर 2014-15 है, तो हम 14-15 के प्राइस में 2020 में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जीडीपी एंड करंट प्राइस, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब इसमें हमारा 2020 में जो प्राइस है उससे हम मान लो सपोज दैट 2014 का प्राइस 10 रुपीज़ है एक पेन का, और हम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल उसका जीडीपी 100 रुपये हो गया। अब 2020 में हम सेम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 रुपीज़ में, तो हमारा हो गया 120 रुपीज़। तो ये 120 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन के से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो गया, उससे जो हमारा होता है उससे हमारा एज बढ़ रहा है, तो हमारा करंट प्राइस होता है। दूसरा जीडीपी एज मार्केट प्राइस और जीडीपी एज फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री से हमारा सामान निकलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कोई हमारा सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है, तो फैक्टर कास्ट होता है। और जब उसमें हम जीडीपी एज कास्ट, उसमें जो कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस में जो हमारा टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं, मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी होता है, मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस दे उस पर फर्टिलाइजर पर अभी 12% टैक्सेस ले रहा है और प्लस सब्सिडी दे रहा है यूरिया के परचेज पर या डीपी के, तो हम सब्सिडी डिक्लेयर कर और डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा जीडीपी एज मार्केट प्राइस आ जाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर, इससे हमारा इन्फ्लेशन पता लगता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, जो हमारा करंट प्राइस पर निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारा इन्फ्लेशन उसमें कितना हो रहा है, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है जो हमारा रियल। तो नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है हमारा, वो जीडीपी इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब फिर इसके बाद हम जीबीए पढ़ेंगे। जीबीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीबीए का क्या रिलेशन है, ये जीडीपी से कैसे मतलब कोरिलेट करता है, इससे क्या डिफरेंस है जीबीए का जीडीपी में, और ये हमारा जीडीपी के कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है। अभी गवर्नमेंट जैसे, तो जीबीए एट फैक्टर कास्ट जैसा होता है, तो इसमें जैसे जीबीए फैक्टर कास्ट सेम होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का जो मतलब फैक्ट्री से जो निकलता है सामान, उसमें जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट होता है। फिर जीबीए एट बेसिक प्राइस हो जाते हैं। जीबीए एट बेसिक प्राइस मतलब जीबीए एट फैक्टर कास्ट प्लस जीबीए एट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो फैक्टर कास्ट में हमारे ये 3 आइटम आ जाते हैं, जैसे एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें होता है जो हमारा रेंट्स वगैरह देते हैं, लैंड और इंटरप्राइज हो गया, ये सब हो गया। मिक्स इनकम में हमारा जो हमारा मतलब जो अनरजिस्टर्ड नॉर्मल, जैसे हमारा कोई अगर ऑटो चलाता है तो उसका एवरेज इनकम, सभी का एक एवरेज निकाल कर उसका मिक्स इनकम निकालते हैं, तो मिक्स इनकम एक उसका एवरेज रखते हैं। तीसरा कंपनसेशन टू फिक्स कैपिटल, जैसे हम सपोज दैट हम एक लैपटॉप लिए, उसका प्राइस 5 ईयर मतलब 50,000 है, 5 ईयर के लिए, तो उसका हम इस ईयर केवल 10,000, क्योंकि उसको 5 ईयर लाइफ है, 50,000 प्राइस है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है, एक साल में अगर उसका हम निकालेंगे तो उसका 10,000 ज्वाइन करेंगे, तो नॉट ए 40,000 नेक्स्ट ईयर में, हर 10,000 नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 20% मतलब 10,000 हो जा रहा है। तो ये जीबीए एट बेसिक प्राइस हो गया। अब जीबीए एट बेसिक प्राइस से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अभी जीबीए एट बेसिक प्राइसेस में देखा होगा, तो जीबीए एंड बेसिक प्राइसेस कैसे, इसमें प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, जबकि जीबीए बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते समय हम देखे थे कि प्रोडक्शन टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम जो टैक्स लगता है, सपोज दैट एक पेंसिल खरीदा, इसमें तो अगर हमारा पेंसिल में अगर 1 रुपये टैक्स लगता है पर पेंसिल, तो इसमें हम जितना पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे उतना टैक्स लगेगा।
और सपोज दैट प्रोडक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट पर पेरेंशियल प्रोडक्शन पर 25 पैसे सब्सिडी दे रहा है, तो हमारा 75 पैसे हो गया, मतलब वो ओरिजिनल कास्ट इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट वाइज होता है, जबकि प्रोडक्शन सब्सिडी जो यहाँ था, जो प्रोडक्शन सब्सिडी था वो आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। आप कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपका वो सेम रहेगा। जैसे आप लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो उसमें हमारा फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो गया, और जो गवर्नमेंट के लाइसेंस फ़ी हो गए, ये सब आप एक यूनिट पर एक पेंसिल प्रोड्यूस करो या 100 पेंसिल प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में, वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। और जीबीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है? जीबीए हमेशा, जीबीए जो होता है, जीबीए जो होता है हमेशा ये सेक्टर वाइज करता है और ये प्रोड्यूसर के साइड में करता है, जबकि जीडीपी जो होता है ये होल होता है, होल जीडीपी, मतलब एक सेक्टर वाइज नहीं। और ये हमारा कंज्यूमर साइड में हम करते हैं, ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी में हमारा कंज्यूमर साइड की तरफ से हम इसमें देखते हैं। तो जीबीए जो सेक्टर वाइज होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर हमारा वीक है, जीबीए से कौन सा स्ट्रांग है। तो जो हम वीक में है उसमें फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसका 4 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो जीबीए उसी टाइप का है कि मतलब वो 2 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसका मार्किंग अच्छा हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा। सेम लाइक जीबीए। जीडीपी ऐसा नहीं, जीडीपी एज ए होल प्रोड्यूस करता है, सेक्टर वाइज नहीं करता है। इसके बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है, तो नेशनल इनकम अपन पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दूसरा होता है आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आई कोर क्या होता है? जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है? जीडीपी ग्रोथ होता है। तो मान लो किसी कंट्री का अगर आई कोर अच्छा, आई कोर मतलब हम कितना मनी एक्स्ट्रा लगाएं, जब वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा 10 ब्रेड प्रोड्यूस, मतलब 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 पेन मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये खर्च करके। अब हमें मान लो मार्केट का प्रोडक्शन है, तो कितना हम इसमें इनपुट और लगाएंगे कि हमारा मार्केट उतना बढ़ जाए। तो मतलब पर यूनिट हम कितना खर्च करते हैं उससे हमारा इसका यूनिट भी बढ़ जाए, मतलब प्रोडक्शन का यूनिट भी बढ़ जाए उसी सेम रेशियो में। तो आईकोर ये डिसाइड करता है आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितना इफ़िशियंट है। यदि आपका आईकोर बहुत हाई है तो आप लेस इफ़िशियंट हो, आपका आईकोर लो है किसी कंट्री का तो मतलब हाई हो। अगर किसी कंट्री का हाई आईकोर है तो वहाँ मतलब उसका लेस इफिशियंसी, वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगाने पर कम ग्रोथ हो हमारा अचीव होगा। तो आईकोर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें आईकोर प्लस सेविंग रेट होता है। जब सेविंग रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई होता है। तो आईकोर अगर लो है मतलब वो कंट्री हमेशा लेस इफिशियंट है, यहाँ प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब हमारे जीडीपी ग्रोथ होगा। और जो हमारा सेविंग रेट होता है, जितना सेविंग रेट अच्छा रहता है, अभी हमारा 29-30% है, पहले हमारा 38% तक था। तो जितना हमारा सेविंग रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। तो आज के बारे में हम इतना ही पढ़ाएंगे, प्लस ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें मे भी कहीं मिस्टेक होगा, आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, तो उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्लोली हम इसके बारे में अदर चैप्टर्स में, जैसे आज हम जीडीपी पढ़ाए, जीबी और जीएनपी पढ़ाए, और जीडीपी जीपीए में क्या रिलेशन होता है, जीबीए क्या, जीबीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आई कोर क्या होता है, आई कोर का क्या रोल है जीडीपी ग्रोथ में। आगे हम जीडीपी को डिफरेंट मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे एक होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और ग्लास वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम डिटेल में फ्यूचर्स लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा आउटलाइन आज हम बता देते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर हम कम करेंगे। तो जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इसमें जीडीपी, जीएनपी, हमारा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज जीबीए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बारे में जैसे मांग और पूर्ति होता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हमारा मौद्रिक नीति क्या होता है, और आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हम इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद जो होता है हमारा जैसे फिस्कल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बजटिंग से इसका हमारा जो होता है
रिसीविंग और एक्सपेंडिचर से कैसे कंट्रोल करता है, ये भी इन्फ्लेशन से इससे क्या रिलेशन है, और हमारा ये फिस्कल पॉलिसी कैसे हम गवर्नमेंट रन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी, ये भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसे हमारा कॉमन महंगाई कैसे बढ़ता है, जनरल लेवल का कैसे कम होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अभी करंट में इसके इशूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल के बताएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्सटर्नल सेक्टर का, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है, इसके बारे में। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे हमारा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और स्मॉल बहुत से टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताते चलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम में जैसे जो इम्पोर्टेंट की पहले टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्लोली। इसके बाद भी हम अदर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमारा पहले जीडीपी, अभी बहुत आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसको हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताने जैसे जीडीपी क्या होता है। तो जैसे जीडीपी होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेजिडेंट इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद बाई इंडियन रेजिडेंट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज में जैसे हमारा पेन हुआ, ये गुड्स है, हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब हमारा गुड्स में आते हैं। सर्विसेज में जैसे एक टीचर आपको टीचिंग कर रहा है, फी ले रहा है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, वो उसका फी ले रहा है, वो सर्विसेज है। लॉयर आपका मतलब मुकदमा लड़ रहा है या कुछ भी केस लड़ रहा है, उससे जो कर रहा है वो सर्विसेज सेवा में आता है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, जैसे हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, दूसरा पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से डिफरेंट कैसे है। इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है उससे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी तो आता ही है, उसके अलावा जितने हमारे पोर्ट हैं या हमारा फॉरेन में कहीं हमारा डिफेंस बेस है, एयर स्पेस ऊपर का है, हमारा एम्बेसी है, जैसे एम्बेसी भी आते हैं, दूतावास, और शिप, जैसे हमारा शिप किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हम उसमें कुछ भी बेचते हैं, फूड बेचते हैं, कुछ आइटम बेचते हैं, या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम अपने मतलब कस्टमर पैसेंजर को बेचते हैं, तो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हमारा फ्लाइट अगर एयर इंडिया का फ्लाइट किसी फॉरेन कंट्री में कनाडा में खड़ा है तो वहाँ भी जब उसको सेलिंग परचेसिंग करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है, जबकि वो खड़ा पाकिस्तान वहाँ होता है। जैसे हमारा एम्बेसी अगर मान लो किसी यूएसए में है तो यूएसए में हमारा एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल टेरिटरी यूएसए का है, अमेरिका का है। वो फाइनेंशियल ईयर मतलब ये विद इन 1 ईयर पीरियड का होता है। जैसे स्टार्ट होगा सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे अभी इस ईयर का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल होता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो इससे हम इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जो कोरिलेटेड टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है और इसका जीडीपी से क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, तो ये चीज़ हमें इससे डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। जीडीपी से में जीएनपी जो होता है सेम है जीडीपी ही होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 फर्क मतलब डिफरेंस होता है, 2 डिफरेंस होगा। पहला इसमें इंडियन नेशनल्स आएंगे, सिटीजन नॉट की इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट मतलब जो भी कोई बाहर से आया इंडियन है, फॉरनर है, जो रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट होता है। लेकिन नेशनल वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है। तो इंडियन सिटीजन का इनकम होगा। और दूसरा इसमें इंडियन टेरिटरी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड टेरिटरी होगा इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब वर्ल्ड भर में कहीं भी अगर इंडियन अगर इनकम जनरेट करता है तो हमारा इंडियन वो जीएनपी में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। तो जैसे ग्रास, जैसे हमारा जैसे टाटा इंडस्ट्री अगर कहीं अगर यूएसए में मान लो कोई कंपनी अगर वहाँ लगाया है, रिलायंस लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा इंडियन जीएनपी में आएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में क्योंकि वो टेरिटरी के बाहर है। और जैसे अगर मान लो गूगल हमारे देश से या फेसबुक जो पैसा जनरेट कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और अदर के थिंग, तो यूएसए के जीडीपी में नहीं आएगा लेकिन यूएसए के जीएनपी में आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में प्लस इंडियन सिटीजन इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फॉरेन सिटीजन इनकम फ्रॉम इंडिया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। जो अदर इससे टर्म कोरिलेटेड हैं जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो जीडीपी हम इससे करंट प्राइस से नहीं, एक बेस ईयर डिक्लेयर करते हैं,
के अकॉर्डिंग, सपोज दैट अभी बेस ईयर 2014-15 है, तो हम 14-15 के प्राइस में 2020 में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जीडीपी एंड करंट प्राइस, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब इसमें हमारा 2020 में जो प्राइस है उससे हम मान लो सपोज दैट 2014 का प्राइस 10 रुपीज़ है एक पेन का, और हम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल उसका जीडीपी 100 रुपये हो गया। अब 2020 में हम सेम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 रुपीज़ में, तो हमारा हो गया 120 रुपीज़। तो ये 120 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन के से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो गया, उससे जो हमारा होता है उससे हमारा ये बढ़ रहा है, तो हमारा करंट प्राइस होता है। दूसरा जीडीपी एज मार्केट प्राइस और जीडीपी एज फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री से हमारा सामान निकलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कोई हमारा सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो फैक्टर कास्ट होता है। और जब उसमें हम जीडीपी एज कास्ट, उसमें जो कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस में जो हमारा टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं, मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी होता है, मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस दे उस पर फर्टिलाइजर पर अभी 12% टैक्सेस ले रहा है और प्लस सब्सिडी दे रहा है यूरिया के परचेज पर या डीपी के, तो हम सब्सिडी डिक्लेयर कर और डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जीडीपी एज मार्केट प्राइस आ जाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर, इससे हमारा इन्फ्लेशन पता लगता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जो हमारा करंट प्राइस पर निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारा इन्फ्लेशन उसमें कितना हो रहा है, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है जो हमारा रियल। तो नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है हमारा, वो जीडीपी इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब फिर इसके बाद हम जीबीए पढ़ेंगे। जीबीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीबीए का क्या रिलेशन है, ये जीडीपी से कैसे मतलब कोरिलेट करता है, इससे क्या डिफरेंस है जीबीए का जीडीपी में, और ये हमारा जीडीपी के कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है। अभी गवर्नमेंट जैसे तो जीबीए फैक्टर कास्ट जैसा होता है, तो इसमें जैसे जीबीए फैक्टर कास्ट सेम होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज का जो मतलब फैक्ट्री से जो निकलता है सामान, उसमें जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट होता है। फिर जीबीए एट बेसिक प्राइस हो जाता है। जीबीए बेसिक प्राइस मतलब जीबीए फैक्टर कास्ट प्लस जीबीए एट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो फैक्टर कास्ट में हमारे ये 3 आइटम आ जाते हैं, जैसे एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल इसमें होता है जो हमारा रेंट्स वगैरह देते हैं, लैंड और इंटरप्राइज हो गया, ये सब हो गया। मिक्स इनकम में हमारा जो हमारा मतलब जो अनरजिस्टर्ड नॉर्मल, जैसे हमारा कोई अगर ऑटो चलाता है तो उसका एवरेज इनकम, सभी का एक एवरेज निकाल कर उसका मिक्स इनकम निकालते हैं, तो मिक्स इनकम एक उसका एवरेज रखते हैं। तीसरा कंपनसेशन टू फिक्स कैपिटल, जैसे हम सपोज दैट हम एक लैपटॉप लिए, उसका प्राइस 5 ईयर मतलब 50,000 है, 5 ईयर के लिए, तो उसका हम इस ईयर केवल 10,000, क्योंकि उसको 5 ईयर लाइफ है, 50,000 प्राइस है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है। एक साल में अगर उसका हम निकालेंगे तो उसका 10,000 ज्वाइन करेंगे, तो नाट ए 40,000 नेक्स्ट ईयर में हर 10,000 नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 20% मतलब 10,000 हो जा रहा है। तो ये जीबीए बेसिक प्राइस हो गया। अब जीबीए बेसिक प्राइस से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीबीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अभी जीबीए बेसिक प्राइसेस में देखा होगा, तो जीबीए बेसिक प्राइसेस कैसे, इसमें प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, जबकि जीबीए बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते समय हम देखे थे कि प्रोडक्शन टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम जो टैक्स लगता है, सपोज दैट एक पेंसिल खरीदा, इसमें तो अगर हमारा पेंसिल में अगर 1 रुपये टैक्स लगता है पर पेंसिल, तो इसमें हम जितना पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे उतना टैक्स लगेगा। और सपोज दैट प्रोडक्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट पर पेंसिल प्रोडक्शन पर 25 पैसे सब्सिडी दे रहा है, तो हमारा 75 पैसे हो गया, मतलब वो ओरिजिनल कास्ट इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट वाइज होता है, जबकि प्रोडक्शन सब्सिडी जो यहाँ था, जो प्रोडक्शन सब्सिडी था वो आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपका वो सेम रहेगा। जैसे आप लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो उसमें हमारा फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो गया, और जो गवर्नमेंट के लाइसेंस फ़ी हो गए, ये सब आप 1 यूनिट पर 1 पेंसिल प्रोड्यूस करो या 100 पेंसिल प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में, वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। और जीबीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है? जीबीए जो होता है हमेशा ये सेक्टर वाइज करता है, और ये
प्रोड्यूसर के साइड में करता है, जबकि जीडीपी जो होता है ये होल होता है, होल जीडीपी मतलब एक सेक्टर वाइज नहीं। और ये हमारा कंज्यूमर साइड में हम करते हैं, ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी में हमारा कंज्यूमर साइड की तरफ से हम इसमें देखते हैं। तो जीबीए जो सेक्टर वाइज होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर हमारा वीक है, जीबीए से कौन सा स्ट्रांग है। तो जो हम वीक में है उसमें फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट हैं तो उसका 4 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो जीबीए उसी टाइप का है कि मतलब 2 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसका मार्किंग अच्छा हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा। सेम लाइक जीबीए। जीडीपी ऐसा नहीं, जीडीपी एज ए होल प्रोड्यूस करता है, सेक्टर वाइज नहीं करता है। इसके बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है। तो नेशनल इनकम अपन पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दूसरा होता है आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आई कोर क्या होता है, जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है, जीडीपी ग्रोथ होता है। तो मान लो किसी कंट्री का अगर आई कोर अच्छा हो, आई कोर मतलब हम कितना मनी एक्स्ट्रा लगाएं, जब वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा 10 ब्रेड प्रोड्यूस मतलब 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 पेन मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये खर्च करके। अब हमें मान लो मार्केट का प्रोडक्शन है, तो कितना हम इसमें इनपुट और लगाएंगे कि हमारा मार्केट उतना बढ़ जाए। तो मतलब पर यूनिट हम कितना खर्च करते हैं उससे हमारा इसका यूनिट भी बढ़ जाए, मतलब प्रोडक्शन का यूनिट भी बढ़ जाए उसी सेम रेशियो में। तो आईकोर ये डिसाइड करता है आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितना इफ़िशियंट है। यदि आपका आईकोर बहुत हाई है तो आप लेस इफ़िशियंट हो, आपका आईकोर लो है किसी कंट्री का तो मतलब हाई हो। अगर किसी कंट्री का हाई आईकोर है तो वहाँ मतलब उसका लेस इफिशियंसी, वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगाने पर कम ग्रोथ हो हमारे अचीव होगा। तो आईकोर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें आईकोर प्लस सेविंग रेट होता है। जब सेविंग रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई होता है। तो आईकोर अगर लो है मतलब वो कंट्री हमेशा लेस इफिशियंट है, यहाँ प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब हमारे जीडीपी ग्रोथ होगा। और जो हमारा सेविंग रेट होता है, जितना सेविंग रेट अच्छा रहता है, अभी हमारा 29-30% है, पहले हमारा 38% तक था। तो जितना हमारा सेविंग रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। तो आज के बारे में हम इतना ही पढ़ाएंगे। प्लस ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें मे भी कहीं मिस्टेक होगा, आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, तो उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्लोली हम इसके बारे में अदर चैप्टर्स में, जैसे आज हम जीडीपी पढ़ाए, जीबी और जीएनपी पढ़ाए, और जीडीपी जीपीए में क्या रिलेशन होता है, जीबीए क्या जीबीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आई कोर क्या होता है, आई कोर का क्या रोल है जीडीपी ग्रोथ में। आगे हम जीडीपी को डिफरेंट मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे एक होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और ग्लास वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम डिटेल में फ्यूचर्स लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा आउटलाइन आज हम बता देते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर हम कम करेंगे। तो जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इसमें जीडीपी जीएनपी, हमारा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज जीबीए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बारे में जैसे मांग और पूर्ति होता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हमारा मौद्रिक नीति क्या होता है, और आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हम इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद चौथा हमारा जैसे फिस्कल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बजटिंग से इसका हमारा जो होता है रिसीविंग और एक्सपेंडिचर से कैसे कंट्रोल करता है, ये भी इन्फ्लेशन से इससे क्या रिलेशन है, और हमारा ये फिस्कल पॉलिसी कैसे हम गवर्नमेंट रन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, ये भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसे हमारा कॉमन महंगाई कैसे बढ़ता है, जनरल लेवल का कैसे कम होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अभी करंट में इसके इशूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल के बताएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्सटर्नल सेक्टर का, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है, इसके बारे में। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे हमारा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और स्मॉल बहुत से टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताते चलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम में जैसे जो इम्पोर्टेंट की पहले टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोली
स्लोली इसके बाद भी हम अदर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमारा पहले है जीडीपी, अभी बहुत आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसको हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताने जैसे जीडीपी क्या होता है। तो जैसे जीडीपी होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेजिडेंट इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद बाई इंडियन रेजिडेंट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज में जैसे हमारा पेन हुआ ये गुड्स है, हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब हमारा गुड्स में आते हैं। सर्विसेज में जैसे एक टीचर आपको टीचिंग कर रहा है, फी ले रहा है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, वो उसका फी ले रहा है, वो सर्विसेज है। लॉयर आपका मतलब मुकदमा लड़ रहा है या कुछ भी केस लड़ रहा है, उससे जो कर रहा है वो सर्विसेज सेवा में आता है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, जैसे हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, दूसरा पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से डिफरेंट कैसे है, इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है उससे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी तो आता ही है, उसके अलावा जितने हमारे पोर्ट हैं या हमारा फॉरेन में कहीं हमारा डिफेंस बेस है, एयर स्पेस ऊपर का है, हमारा एम्बेसी है, जैसे एम्बेसी भी आते हैं, दूतावास, और शिप, जैसे हमारा शिप किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हम उसमें कुछ भी बेचते हैं, फूड बेचते हैं, कुछ आइटम बेचते हैं या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम अपने मतलब कस्टमर पैसेंजर को बेचते हैं, तो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हमारा फ्लाइट अगर एयर इंडिया का फ्लाइट किसी फॉरेन कंट्री में कनाडा में खड़ा है तो वहाँ भी जब उसको सेलिंग परचेसिंग करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है, जबकि वो खड़ा पाकिस्तान वहाँ होता है। जैसे हमारा एम्बेसी अगर मान लो किसी यूएसए में है तो यूएसए में हमारा एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल टेरिटरी यूएसए का है, अमेरिका का है। और फाइनेंशियल ईयर मतलब ये विद इन 1 ईयर पीरियड का होता है। जैसे स्टार्ट होगा सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे अभी इस ईयर का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल होता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो इससे हम इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जो कोरिलेटेड टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है और इसका जीडीपी से क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, तो ये चीज़ हमें इससे डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। जीडीपी सेम है, जीएनपी जो होता है सेम है जीडीपी ही होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 फर्क मतलब डिफरेंस होता है, 2 डिफरेंस होगा। पहला इसमें इंडियन नेशनल्स आएंगे, सिटीजन नॉट की इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट मतलब जो भी कोई बाहर से आया इंडियन है, फॉरनर है, जो रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट होता है। लेकिन नेशनल वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है, तो इंडियन सिटीजन का इनकम होगा। और दूसरा इसमें इंडियन टेरिटरी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड टेरिटरी होगा इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब वर्ल्ड भर में कहीं भी अगर इंडियन अगर इनकम जनरेट करता है तो हमारा इंडियन वो जीएनपी में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। तो जैसे ग्रास, जैसे हमारा जैसे टाटा इंडस्ट्री अगर कहीं अगर यूएसए में मान लो कोई कंपनी अगर वहाँ लगाया है, रिलायंस लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा इंडियन जीएनपी में आएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में क्योंकि वो टेरिटरी के बाहर है। और जैसे अगर मान लो गूगल हमारे देश से या फेसबुक जो पैसा जनरेट कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और अदर के थिंग, तो यूएसए के जीडीपी में नहीं आएगा लेकिन यूएसए के जीएनपी में आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में प्लस इंडियन सिटीजन इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फॉरेन सिटीजन इनकम फ्रॉम इंडिया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। जो अदर इससे टर्म कोरिलेटेड हैं जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो जीडीपी हम इससे करंट प्राइस से नहीं एक बेस ईयर डिक्लेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सपोज दैट अभी बेस ईयर 2014-15 है, तो हम 14-15 के प्राइस में 2020 में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जीडीपी एंड करंट प्राइस, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब इसमें हमारा 2020 में जो प्राइस है उससे हम मान लो सपोज दैट 2014 का प्राइस 10 रुपीज़ है एक पेन का, और हम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल उसका जीडीपी 100 रुपये हो गया। अब 2020 में हम सेम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 रुपीज़ में, तो हमारा हो गया 120 रुपीज़। तो ये 120 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन के से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो गया उससे जो हमारा होता है उससे हमारा एज बढ़ रहा है, तो हमारा करंट प्राइस होता है। दूसरा जीडीपी एज मार्केट प्राइस और जीडीपी एज फैक्टर कास्ट।
तो फैक्टर कास्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री से हमारा सामान निकलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कोई हमारा सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो फैक्टर कास्ट होता है। और जब उसमें हम जीडीपी एज कांस्ट, उसमें जो कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस में जो हमारा टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं, मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी होता है, मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस दे उस पर फर्टिलाइजर पर अभी 12% टैक्सेस ले रहा है और प्लस सब्सिडी दे रहा है यूरिया के परचेज पर या डीपी के, तो हम सब्सिडी डिक्लेयर कर और डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जीडीपी एज मार्केट प्राइस आ जाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर, इससे हमारा इन्फ्लेशन पता लगता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जो हमारा करंट प्राइस पर निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारा इन्फ्लेशन उसमें कितना हो रहा है, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है जो हमारा रियल। तो नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाई रियल जीडीपी इंटू 100 होता है हमारा, वो जीडीपी इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब फिर इसके बाद हम जीबीए पढ़ेंगे। जीबीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीबीए का क्या रिलेशन है, ये जीडीपी से कैसे मतलब कोरिलेट करता है, इससे क्या डिफरेंस है जीबीए का जीडीपी में, और ये हमारा जीडीपी के कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है। अभी गवर्नमेंट जैसे तो जीबीए एक फैक्टर कास्ट जैसा होता है, तो इसमें जैसे जीबीए फैक्टर कास्ट सेम होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का जो मतलब फैक्ट्री से जो निकलता है सामान, उसमें जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट होता है। फिर जीबीए एट बेसिक प्राइस हो जाते हैं। जीबीए एट बेसिक प्राइस मतलब जीबीए एट फैक्टर कास्ट प्लस जीबीए एट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो फैक्टर कास्ट में हमारे ये 3 आइटम आ जाते हैं, जैसे एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल इसमें होता है जो हमारा रेंट्स वगैरह देते हैं, लैंड और इंटरप्राइज हो गया, ये सब हो गया। मिक्स इनकम में हमारा जो हमारा मतलब जो अनरजिस्टर्ड नॉर्मल, जैसे हमारा कोई अगर ऑटो चलाता है तो उसका एवरेज इनकम, सभी का एक एवरेज निकाल कर उसका मिक्स इनकम निकालते हैं, तो मिक्स इनकम एक उसका एवरेज रखते हैं। तीसरा कंपनसेशन टू फिक्स कैपिटल, जैसे हम सपोज दैट हम एक लैपटॉप लिए, उसका प्राइस 5 ईयर मतलब 50,000 है, 5 ईयर के लिए, तो उसका हम इस ईयर केवल 10,000, क्योंकि उसको 5 ईयर लाइफ है, 50,000 प्राइस है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है, एक साल में अगर उसका हम निकालेंगे तो उसका 10,000 ज्वाइन करेंगे, तो नॉट ए 40,000 नेक्स्ट ईयर में हर 10,000 नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 20% मतलब 10,000 हो जा रहा है। तो ये जीबीए एट बेसिक प्राइस हो गया। अब जीबीए एट बेसिक प्राइस से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अभी जीबीए एट बेसिक प्राइसेस में देखा होगा, तो जीबीए एंड बेसिक प्राइसेस कैसे, इसमें प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, जबकि जीबीए बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते समय हम देखे थे कि प्रोडक्शन टैक्स है। तो प्रोडक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम जो टैक्स लगता है, सपोज दैट एक पेंसिल खरीदा, इसमें तो अगर हमारा पेंसिल में अगर 1 रुपया टैक्स लगता है पर पेंसिल, तो इसमें हम जितना पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे उतना टैक्स लगेगा। और सपोज दैट प्रोडक्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट पर पेंसिल प्रोडक्शन पर 25 पैसे सब्सिडी दे रहा है, तो हमारा 75 पैसे हो गया, मतलब वो ओरिजिनल कास्ट इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट वाइज होता है, जबकि प्रोडक्शन सब्सिडी जो यहाँ था, जो प्रोडक्शन सब्सिडी था वो आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपका वो सेम रहेगा। जैसे आप लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो उसमें हमारा फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो गया, और जो गवर्नमेंट के लाइसेंस फ़ी हो गए, ये सब आप 1 यूनिट पर 1 पेंसिल प्रोड्यूस करो या 100 पेंसिल प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में, वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। और जीबीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है? जीबीए जो होता है हमेशा ये सेक्टर वाइज करता है और ये प्रोड्यूसर के साइड में करता है, जबकि जीडीपी जो होता है ये होल होता है, होल जीडीपी मतलब एक सेक्टर वाइज नहीं, और ये हमारा कंज्यूमर साइड में हम करते हैं, ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी में हमारा कंज्यूमर साइड की तरफ से हम इसमें देखते हैं। तो जीबीए जो सेक्टर वाइज होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर हमारा वीक है, जीबीए से कौन सा स्ट्रांग है। तो जो हम वीक में है उसमें फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसका 4 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो जीबीए उसी टाइप का है कि मतलब वो 2 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसका मार्किंग अच्छा हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा। सेम लाइक जीबीए। जीडीपी ऐसा नहीं, जीडीपी एज ए होल प्रोड्यूस करता है, सेक्टर वाइज नहीं करता है।
इसके बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है, तो नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दूसरा होता है आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आई कोर क्या होता है, जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है, जीडीपी ग्रोथ होता है। तो मान लो किसी कंट्री का अगर आई कोर अच्छा, आई कोर मतलब हम कितना मनी एक्स्ट्रा लगाएं, जब वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा 10 ब्रेड प्रोड्यूस, मतलब 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 पेन मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये खर्च करके। अब हमें मान लो मार्केट का प्रोडक्शन, तो कितना हम इसमें इनपुट और लगाएंगे कि हमारा मार्केट उतना बढ़ जाए। तो मतलब पर यूनिट हम कितना खर्च करते हैं उससे हमारा इसका यूनिट भी बढ़ जाए, मतलब प्रोडक्शन का यूनिट भी बढ़ जाए उसी सेम रेशियो में। तो आईकोर डिसाइड करता है आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितना इफ़िशियंट है। यदि आपका आईकोर बहुत हाई है तो आप लेस इफ़िशियंट हो, आपका आईकोर लो है किसी कंट्री का तो मतलब हाई हो। अगर किसी कंट्री का हाई आईकोर है तो वहाँ मतलब उसका लेस इफिशियंसी, वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगाने पर कम ग्रोथ हो हमारे अचीव होगा। तो आईकोर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें आईकोर प्लस सेविंग रेट होता है। जब सेविंग रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई होता है। तो आईकोर अगर लो है मतलब वो कंट्री हमेशा लेस इफिशियंट है, यहाँ प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब हमारे जीडीपी ग्रोथ होगा। और जो हमारा सेविंग रेट होता है, जितना सेविंग रेट अच्छा रहता है, अभी हमारा 29-30% है, पहले हमारा 38% तक था। तो जितना हमारा सेविंग रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। तो आज के बारे में हम इतना ही पढ़ाएंगे, प्लस ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें भी कहीं मिस्टेक होगा, आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, तो उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्लोली हम इसके बारे में अदर चैप्टर्स में, जैसे आज हम जीडीपी पढ़ाए, जीबी और जीएनपी पढ़ाए, और जीडीपी जीपीए में क्या रिलेशन होता है, जीबीए क्या जीबीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आई कोर क्या होता है, आई कोर का क्या रोल है जीडीपी ग्रोथ में। आगे हम जीडीपी को डिफरेंट मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे एक होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और ग्लास वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम डिटेल में फ्यूचर्स लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा आउटलाइन आज हम बता देते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर हम कम करेंगे। तो जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इसमें जीडीपी जीएनपी, हमारा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज जीबीए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बारे में जैसे मांग और पूर्ति होता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हमारा मौद्रिक नीति क्या होता है, और आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हम इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद जो होता है हमारा जैसे फिस्कल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बजटिंग से इसका हमारा जो होता है रिसीविंग और एक्सपेंडिचर से कैसे कंट्रोल करता है, ये भी इन्फ्लेशन से इससे क्या रिलेशन है, और हमारा ये फिस्कल पॉलिसी कैसे हम गवर्नमेंट रन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, ये भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसे हमारा कॉमन महंगाई कैसे बढ़ता है, जनरल लेवल का कैसे कम होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अभी करंट में इसके इशूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल के बताएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्सटर्नल सेक्टर का, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है, इसके बारे में। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे हमारा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और स्मॉल बहुत से टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताते चलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम में जैसे जो इम्पोर्टेंट की पहले टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्लोली इसके बाद भी हम अदर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमारा पहले है जीडीपी, अभी बहुत आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसको हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताने जैसे जीडीपी क्या होता है। तो जैसे जीडीपी होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय इंडियन रेजिडेंट इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद बाय इंडियन रेजिडेंट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है।
तो यहाँ कीवर्ड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज में जैसे हमारा पेन हुआ, ये गुड्स है, हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब हमारा गुड्स में आते हैं। सर्विसेज में जैसे एक टीचर आपको टीचिंग कर रहा है, फी ले रहा है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, वो उसका फी ले रहा है, वो सर्विसेज है। लॉयर आपका मतलब मुकदमा लड़ रहा है या कुछ भी केस लड़ रहा है, उससे जो कर रहा है वो सर्विसेज सेवा में आता है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, जैसे हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, दूसरा पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से डिफरेंट कैसे है? इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है उससे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी तो आता ही है, उसके अलावा जितने हमारे पोर्ट हैं या हमारा फॉरेन में कहीं हमारा डिफेंस बेस है, एयर स्पेस ऊपर का है, हमारा एम्बेसी है, जैसे एम्बेसी भी आते हैं, दूतावास। और शिप, जैसे हमारा शिप किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हम उसमें कुछ भी बेचते हैं, फूड बेचते हैं, कुछ आइटम बेचते हैं या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम अपने मतलब कस्टमर पैसेंजर को बेचते हैं, तो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हमारा फ्लाइट अगर एयर इंडिया का फ्लाइट किसी फॉरेन कंट्री में कनाडा में खड़ा है तो वहाँ भी जब उसको सेलिंग परचेसिंग करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी आप इंडिया में आता है, जबकि वो खड़ा पाकिस्तान वहाँ होता है। जैसे हमारा एम्बेसी अगर मान लो किसी यूएसए में है तो यूएसए में हमारा एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल टेरिटरी यूएसए का है, अमेरिका का है। वो फाइनेंशियल ईयर मतलब ये विद इन 1 ईयर पीरियड का होता है। जैसे स्टार्ट होगा सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे अभी इस ईयर का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल होता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो इससे हम इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जो कोरिलेटेड टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है और इसका जीडीपी से क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, तो ये चीज़ हमें इससे डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। जीडीपी से में जीएनपी जो होता है सेम है जीडीपी ही होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 फर्क मतलब डिफरेंस होता है। 2 डिफरेंस होगा। पहला, इसमें इंडियन नेशनल्स आएंगे, सिटीजन, नॉट कि इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट मतलब जो भी कोई बाहर से आया इंडियन है, फॉरनर है, जो रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट होता है। लेकिन नेशनल वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है। तो इंडियन सिटीजन का इनकम होगा। और दूसरा, इसमें इंडियन टेरिटरी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड टेरिटरी होगा इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब वर्ल्ड भर में कहीं भी अगर इंडियन अगर इनकम जनरेट करता है तो हमारा इंडियन वो जीएनपी में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। तो जैसे ग्रास, जैसे हमारा जैसे टाटा इंडस्ट्री अगर कहीं अगर यूएसए में मान लो कोई कंपनी अगर वहाँ लगाया है, रिलायंस लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा इंडियन जीएनपी में आएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में क्योंकि वो टेरिटरी के बाहर है। और जैसे अगर मान लो गूगल हमारे देश से या फेसबुक जो पैसा जनरेट कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और अदर के थिंग, तो यूएसए के जीडीपी में नहीं आएगा लेकिन यूएसए के जीएनपी में आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में प्लस इंडियन सिटीजन इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फॉरेन सिटीजन इनकम फ्रॉम इंडिया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। जो अदर इससे टर्म को रिलेटेड हैं, जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी हम इससे करंट प्राइस से नहीं, एक बेस ईयर डिक्लेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सपोज दैट अभी बेस ईयर 2014-15 है, तो हम 14-15 के प्राइस में 2020 में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जीडीपी एंड करंट प्राइस, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब इसमें हमारा 2020 में जो प्राइस है उससे हम मान लो सपोज दैट 2014 का प्राइस 10 रुपीज़ है एक पेन का, और हम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल उसका जीडीपी 100 रुपये हो गया। अब 2020 में हम सेम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 रुपीज़ में, तो हमारा हो गया 120 रुपीज़। तो ये 120 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन के से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो गया उससे जो हमारा होता है उससे हमारा ये बढ़ रहा है, तो हमारा करंट प्राइस होता है। दूसरा जीडीपी एज मार्केट प्राइस और जीडीपी एज फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री से हमारा सामान निकलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कोई हमारा सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो फैक्टर कास्ट होता है। और जब उसमें हम जीडीपी एज कास्ट, उसमें जो कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस में जो हमारा टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं, मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी होता है, मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस दे उस पर फर्टिलाइजर पर अभी 12% और टैक्सेस ले रहा है और प्लस सब्सिडी दे रहा है यूरिया के परचेज पर या डीपी के, तो हम सब्सिडी डिक्लेयर कर और डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जीडीपी एज मार्केट प्राइस आ जाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर, इससे हमारा इन्फ्लेशन पता लगता है। जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, जो हमारा करंट प्राइस पर निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं।
तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारा इन्फ्लेशन उसमें कितना हो रहा है, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है जो हमारा रियल। तो नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है हमारा, वो जीडीपी इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब फिर इसके बाद हम जीबीए पढ़ेंगे। जीबीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीबीए का क्या रिलेशन है, ये जीडीपी से कैसे मतलब कोरिलेट करता है, इससे क्या डिफरेंस है जीबीए का जीडीपी में, और ये हमारा जीडीपी के कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है। अभी गवर्नमेंट जैसे तो जीबीए फैक्टर कास्ट जैसा होता है, तो इसमें जैसे जीबीए फैक्टर कास्ट सेम होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का जो मतलब फैक्ट्री से जो निकलता है सामान, उसमें जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट होता है। फिर जीबीए एट बेसिक प्राइस हो जाता है। जीपीए बेसिक प्राइस मतलब जीबीए फैक्टर कास्ट प्लस जीबीए प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो फैक्टर कास्ट में हमारे ये 3 आइटम आ जाते हैं, जैसे एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल इसमें होता है जो हमारा रेंट्स वगैरह देते हैं, लैंड और इंटरप्राइज हो गया, ये सब हो गया। मिक्स इनकम में हमारा जो हमारा मतलब जो अनरजिस्टर्ड नॉर्मल, जैसे हमारा कोई अगर ऑटो चलाता है तो उसका एवरेज इनकम, सभी का एक एवरेज निकाल कर उसका मिक्स इनकम निकालते हैं, तो मिक्स इनकम एक उसका एवरेज रखते हैं। तीसरा कंपनसेशन टू फिक्स कैपिटल, जैसे हम सपोज दैट हम एक लैपटॉप लिए, उसका प्राइस 5 ईयर मतलब 50,000 है, 5 ईयर के लिए, तो उसका हम इस ईयर केवल 10,000, क्योंकि उसको 5 ईयर लाइफ है, 50,000 प्राइस है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है। एक साल में अगर उसका हम निकालेंगे तो उसका 10,000 ज्वाइन करेंगे, तो नॉट ए 40,000 नेक्स्ट ईयर में, हर 10,000 नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 20% मतलब 10,000 हो जा रहा है। तो ये जीबीए बेसिक प्राइस हो गया। अब जीबीए बेसिक प्राइस से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीबीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अभी जीबीए बेसिक प्राइसेस में देखा होगा, तो जीबीए बेसिक प्राइसेस कैसे, इसमें प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, जबकि जीबीए बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते समय हम देखे थे कि प्रोडक्शन टैक्स है। तो प्रोडक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम जो टैक्स लगता है। सपोज दैट एक पेंसिल खरीदा, इसमें तो अगर हमारा पेंसिल में अगर 1 रुपये टैक्स लगता है पर पेंसिल, तो इसमें हम जितना पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे उतना टैक्स लगेगा। और सपोज दैट प्रोडक्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट पर पेंसिल प्रोडक्शन पर 25 पैसे सब्सिडी दे रहा है, तो हमारा 75 पैसे हो गया, मतलब वो ओरिजिनल कास्ट इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट वाइज होता है, जबकि प्रोडक्शन सब्सिडी जो यहाँ था, जो प्रोडक्शन सब्सिडी था वो आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपका वो सेम रहेगा। जैसे आप लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो उसमें हमारा फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो गया, और जो गवर्नमेंट के लाइसेंस फ़ी हो गए, ये सब आप एक यूनिट पर एक पेंसिल प्रोड्यूस करो या 100 पेंसिल प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में, वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। और जीबीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है? जीबीए जो होता है हमेशा ये सेक्टर वाइज करता है और ये प्रोड्यूसर के साइड में करता है, जबकि जीडीपी जो होता है ये होल होता है, होल जीडीपी मतलब एक सेक्टर वाइज नहीं, और ये हमारा कंज्यूमर साइड में हम करते हैं, ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी में हमारा कंज्यूमर साइड की तरफ से हम इसमें देखते हैं। तो जीबीए जो सेक्टर वाइज होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर हमारा वीक है, जीबीए से कौन सा स्ट्रांग है। तो जो हम वीक में है उसमें फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट हैं तो उसका 4 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो जीबीए उसी टाइप का है कि मतलब 2 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसका मार्किंग अच्छा हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा। सेम लाइक जीबीए। जीडीपी ऐसा नहीं, जीडीपी एज ए होल प्रोड्यूस करता है, सेक्टर वाइज नहीं करता है। इसके बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है, तो नेशनल इनकम अपन पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दूसरा होता है आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आई कोर क्या होता है, जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है, जीडीपी ग्रोथ होता है। तो मान लो किसी कंट्री का अगर आई कोर अच्छा हो, आई कोर मतलब हम कितना मनी एक्स्ट्रा लगाएं, जब वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा 10 ब्रेड प्रोड्यूस मतलब 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 पेन मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये खर्च करके। अब हमें मान लो मार्केट का प्रोडक्शन है, तो कितना हम इसमें इनपुट और लगाएंगे कि हमारा मार्केट उतना बढ़ जाए, तो मतलब पर यूनिट हम कितना
खर्च करते हैं उससे हमारा इसका यूनिट भी बढ़ जाए, मतलब प्रोडक्शन का यूनिट भी बढ़ जाए उसी सेम रेशियो में। तो आईकोर ये डिसाइड करता है आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितना इफ़िशियंट है। यदि आपका आईकोर बहुत हाई है तो आप लेस इफ़िशियंट हो, आपका आईकोर लो है किसी कंट्री का तो मतलब हाई हो। अगर किसी कंट्री का हाई आईकोर है तो वहाँ मतलब उसका लेस इफिशियंसी, वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगाने पर कम ग्रोथ हो हमारे अचीव होगा। तो आईकोर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें आईकोर प्लस सेविंग रेट होता है। जब सेविंग रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई होता है। तो आईकोर अगर लो है मतलब वो कंट्री हमेशा लेस इफिशियंट है, यहाँ प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब हमारे जीडीपी ग्रोथ होगा। और जो हमारा सेविंग रेट होता है, जितना सेविंग रेट अच्छा रहता है, अभी हमारा 29-30% है, पहले हमारा 38% तक था। तो जितना हमारा सेविंग रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा जी मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। तो आज के बारे में हम इतना ही पढ़ाएंगे, प्लस ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें मे भी कहीं मिस्टेक होगा, आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, तो उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्लोली हम इसके बारे में अदर चैप्टर्स में, जैसे आज हम जीडीपी पढ़ाए, जीबी और जीएनपी पढ़ाए, और जीडीपी जीपीए में क्या रिलेशन होता है, जीबीए क्या जीबीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आई कोर क्या होता है, आई कोर का क्या रोल है जीडीपी ग्रोथ में। आगे हम जीडीपी को डिफरेंट मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे एक होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और ग्लास वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम डिटेल में फ्यूचर्स लेक्चर में बताएंगे। थोड़ा आउटलाइन आज हम बता देते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर हम कम करेंगे। तो जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इसमें जीडीपी जीएनपी, हमारा जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट इज जीबीए, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसके बारे में जैसे मांग और पूर्ति होता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हमारा मौद्रिक नीति क्या होता है, और आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हम इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद चौथा हमारा जैसे फिजिकल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बजटिंग से इसका हमारा जो होता है रिसीविंग और एक्सपेंडिचर से कैसे कंट्रोल करता है, ये भी इन्फ्लेशन से इससे क्या रिलेशन है, और हमारा ये फिजिकल पॉलिसी कैसे हम गवर्नमेंट रन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी, वे भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसे हमारा कॉमन महंगाई कैसे बढ़ता है, जनरल लेवल का कैसे कम होता है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अभी करंट में इसके इशूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल के बताएंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्सटर्नल सेक्टर का, ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग है, इसके बारे में। इसके बाद अदर टॉपिक जैसे हमारा पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और स्मॉल बहुत से टॉपिक हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताते चलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम में जैसे जो इम्पोर्टेंट की पहले टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्लोली इसके बाद भी हम अदर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमारा पहले जीडीपी, अभी बहुत आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी में, इसको हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बताने जैसे जीडीपी क्या होता है। तो जैसे जीडीपी होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेजिडेंट इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है उसके बाद बाई इंडियन रेजिडेंट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज में जैसे हमारा पेन हुआ ये गुड्स है, हमारा लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब हमारा गुड्स में आते हैं। सर्विसेज में जैसे एक टीचर आपको टीचिंग कर रहा है, फी ले रहा है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है, वो उसका फी ले रहा है, वो सर्विसेज है। लॉयर आपका मतलब मुकदमा लड़ रहा है या कुछ भी केस लड़ रहा है, उससे जो कर रहा है वो सर्विसेज सेवा में आता है। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, जैसे हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, दूसरा पॉलिटिकल टेरिटरी होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी से डिफरेंट कैसे है। इकोनॉमिक टेरिटरी हमारा पॉलिटिकल जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है उससे ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी तो आता ही है, उसके अलावा जितने हमारे पोर्ट हैं या हमारा फॉरेन में कहीं हमारा डिफेंस बेस है, एयर स्पेस ऊपर का है, हमारा एम्बेसी है, जैसे
एम्बेसी भी आते हैं, दूतावास। और शिप, जैसे हमारा शिप किसी फॉरेन कंट्री में खड़ा है तो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हम उसमें कुछ भी बेचते हैं, फूड बेचते हैं, कुछ आइटम बेचते हैं, या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम अपने मतलब कस्टमर पैसेंजर को बेचते हैं, तो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसे हमारा फ्लाइट अगर एयर इंडिया का फ्लाइट किसी फॉरेन कंट्री में कनाडा में खड़ा है तो वहाँ भी जब उसको सेलिंग परचेसिंग करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी आप इंडिया में आता है, जबकि वो खड़ा पाकिस्तान वहाँ होता है। जैसे हमारा एम्बेसी अगर मान लो किसी यूएसए में है तो यूएसए में हमारा एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल टेरिटरी यूएसए का है, अमेरिका का है। वो फाइनेंशियल ईयर मतलब ये विद इन 1 ईयर पीरियड का होता है। जैसे स्टार्ट होगा सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे अभी इस ईयर का फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल होता है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो इससे हम इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इससे जो कोरिलेटेड टर्म है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है और इसका जीडीपी से क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, तो ये चीज़ हमें इससे डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। जीडीपी सेम है, जीएनपी जो होता है सेम है जीडीपी ही होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 फर्क मतलब डिफरेंस होता है। 2 डिफरेंस होगा। पहला, इसमें इंडियन नेशनल्स आएंगे, सिटीजन, नॉट की इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट मतलब जो भी कोई बाहर से आया इंडियन है, फॉरनर है, जो रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट होता है। लेकिन नेशनल वो होता है जो इंडियन सिटीजन होता है। तो इंडियन सिटीजन का इनकम होगा। और दूसरा, इसमें इंडियन टेरिटरी नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड टेरिटरी होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब वर्ल्ड भर में कहीं भी अगर इंडियन अगर इनकम जनरेट करता है तो हमारा इंडियन वो जीएनपी में आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। तो जैसे ग्रास, जैसे हमारा जैसे टाटा इंडस्ट्री अगर कहीं अगर यूएसए में मान लो कोई कंपनी अगर वहाँ लगाया है, रिलायंस लगाया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा इंडियन जीएनपी में आएगा, लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। जीडीपी में क्योंकि वो टेरिटरी के बाहर है। और जैसे अगर मान लो गूगल हमारे देश से या फेसबुक जो पैसा जनरेट कर रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और अदर के थिंग, तो यूएसए के जीडीपी में नहीं आएगा लेकिन यूएसए के जीएनपी में आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में प्लस इंडियन सिटीजन इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फॉरेन सिटीजन इनकम फ्रॉम इंडिया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। जो अदर इससे टर्म को रिलेटेड हैं जैसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो जीडीपी हम इससे करंट प्राइस से नहीं एक बेस ईयर डिक्लेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। सपोज दैट अभी बेस ईयर 2014-15 है, तो हम 14-15 के प्राइस में 2020 में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जीडीपी एंड करंट प्राइस, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। मतलब इसमें हमारा 2020 में जो प्राइस है उससे हम मान लो सपोज दैट 2014 का प्राइस 10 रुपीज़ है एक पेन का, और हम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल उसका जीडीपी 100 रुपये हो गया। अब 2020 में हम सेम 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 12 रुपीज़ में, तो हमारा हो गया 120 रुपीज़। तो ये 120 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन सेम है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन के से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हो गया उससे जो हमारा होता है उससे हमारा ये बढ़ रहा है, तो हमारा करंट प्राइस होता है। दूसरा जीडीपी एज मार्केट प्राइस और जीडीपी एज फैक्टर कास्ट। तो फैक्टर कास्ट होता है मतलब जो फैक्ट्री से हमारा सामान निकलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, कोई हमारा सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो फैक्टर कास्ट होता है। और जब उसमें हम जीडीपी एज कास्ट, उसमें जो कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस में जो हमारा टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं, मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडी होता है। मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस दे उस पर फर्टिलाइजर पर अभी 12% टैक्सेस ले रहा है और प्लस सब्सिडी दे रहा है यूरिया के परचेज पर या डीपी के, तो हम सब्सिडी डिक्लेयर कर और डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जीडीपी एज मार्केट प्राइस आ जाता है। फिर जीडीपी डिफ्लेटर, इससे हमारा इन्फ्लेशन पता लगता है। जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी जो हमारा करंट प्राइस पर निकालते हैं और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये पता लगता है जीडीपी डिफ्लेटर से कि हमारा इन्फ्लेशन उसमें कितना हो रहा है, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है जो हमारा रियल। तो नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है हमारा, वो जीडीपी इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब फिर इसके बाद हम जीबीए पढ़ेंगे। जीबीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीबीए का क्या रिलेशन है, ये जीडीपी से कैसे मतलब कोरिलेट करता है, इससे क्या डिफरेंस है जीबीए का जीडीपी में, और ये हमारा जीडीपी के कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है। अभी गवर्नमेंट जैसे तो जीबीए एट फैक्टर कास्ट जैसा होता है, तो इसमें जैसे जीबीए फैक्टर कास्ट सेम होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का जो मतलब फैक्ट्री से जो निकलता है सामान, उसमें जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट होता है। फिर जीबीए एट बेसिक प्राइस हो जाता है।
जीपीएच बेसिक प्राइस मतलब जीबीएच फैक्टर कास्ट प्लस जीबीएच प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो फैक्टर कास्ट में हमारे ये 3 आइटम आ जाते हैं, जैसे एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जैसे लैंड लेबर कैपिटल इसमें होता है, जो हमारा रेंट्स वगैरह देते हैं, लैंड और इंटरप्राइज हो गया, ये सब हो गया। मिक्स इनकम में हमारा जो हमारा मतलब जो अनरजिस्टर्ड नॉर्मल, जैसे हमारा कोई अगर ऑटो चलाता है तो उसका एवरेज इनकम, सभी का एक एवरेज निकाल कर उसका मिक्स इनकम निकालते हैं। तो मिक्स इनकम एक उसका एवरेज रखते हैं। तीसरा कंपनसेशन टू फिक्स कैपिटल, जैसे हम सपोज दैट हम एक लैपटॉप लिए, उसका प्राइस 5 ईयर मतलब 50,000 है, 5 ईयर के लिए, तो उसका हम इस ईयर केवल 10,000, क्योंकि उसको 5 ईयर लाइफ है, 50,000 प्राइस है, उसका डिप्रिसिएशन 20% है। एक साल में अगर उसका हम निकालेंगे तो उसका 10,000 ज्वाइन करेंगे, तो नॉट ए 40,000, नेक्स्ट ईयर में हर 10,000 नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 20% मतलब 10,000 हो जा रहा है। तो ये जीबीए एट बेसिक प्राइस हो गया। अब जीबीए एट बेसिक प्राइस से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अभी जीबीए एट बेसिक प्राइसेस में देखा होगा, तो जीबीए एंड बेसिक प्राइसेस कैसे, इसमें प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होता है, जबकि जीबीए बेसिक प्राइस कैलकुलेट करते समय हम देखे थे कि जी प्रोडक्शन टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम जो टैक्स लगता है। सपोज दैट एक पेंसिल खरीदा, इसमें तो अगर हमारा पेंसिल में अगर 1 रुपया टैक्स लगता है पर पेंसिल, तो इसमें हम जितना पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे उतना टैक्स लगेगा। और सपोज दैट प्रोडक्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट पर पेंसिल प्रोडक्शन पर 25 पैसे सब्सिडी दे रहा है, तो हमारा 75 पैसे हो गया, मतलब वो ओरिजिनल कास्ट इसमें जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट वाइज होता है, जबकि प्रोडक्शन सब्सिडी जो यहाँ था, जो प्रोडक्शन सब्सिडी था वो आपका क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, आपका वो सेम रहेगा। जैसे आप लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो उसमें हमारा फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन का फ़ी हो गया, और जो गवर्नमेंट के लाइसेंस फ़ी हो गए, ये सब आप 1 यूनिट पर 1 पेंसिल प्रोड्यूस करो या 100 पेंसिल प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में, वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी। और जीबीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है? जीबीए जो होता है हमेशा ये सेक्टर वाइज करता है और ये प्रोड्यूसर के साइड में करता है, जबकि जीडीपी जो होता है ये होल होता है, होल जीडीपी मतलब एक सेक्टर वाइज नहीं। और ये हमारा कंज्यूमर साइड में हम करते हैं, ऑल फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जीडीपी में हमारा कंज्यूमर साइड की तरफ से हम इसमें देखते हैं। तो जीबीए जो सेक्टर वाइज होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर हमारा वीक है, जीबीए से कौन सा स्ट्रांग है। तो जो हम वीक में है उसमें फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसमें बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसका 4 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो जीबीए उसी टाइप का है कि मतलब वो 2 सब्जेक्ट में फोकस करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसका मार्किंग अच्छा हो जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ जाएगा। सेम लाइक जीबीए। जीडीपी ऐसा नहीं, जीडीपी एज ए होल प्रोड्यूस करता है, सेक्टर वाइज नहीं करता है। इसके बाद हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है, तो नेशनल इनकम अपन पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद दूसरा होता है आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आई कोर क्या होता है, जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है, जीडीपी ग्रोथ होता है। तो मान लो किसी कंट्री का अगर आई कोर अच्छा, आई कोर मतलब हम कितना मनी एक्स्ट्रा लगाएं, जब वो 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारा 10 ब्रेड प्रोड्यूस मतलब 10 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 10 पेन मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 रुपये खर्च करके। अब हमें मान लो मार्केट का प्रोडक्शन है, तो कितना हम इसमें इनपुट और लगाएंगे कि हमारा मार्केट उतना बढ़ जाए, तो मतलब पर यूनिट हम कितना खर्च करते हैं उससे हमारा इसका यूनिट भी बढ़ जाए, मतलब प्रोडक्शन का यूनिट भी बढ़ जाए उसी सेम रेशियो में। तो आईकोर ये डिसाइड करता है आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितना इफ़िशियंट है। यदि आपका आईकोर बहुत हाई है तो आप लेस इफ़िशियंट हो, आपका आईकोर लो है किसी कंट्री का तो मतलब हाई हो। अगर किसी कंट्री का हाई आईकोर है तो वहाँ मतलब उसका लेस इफिशियंसी, वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगाने पर कम ग्रोथ हो हमारे अचीव होगा। तो आईकोर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें आईकोर प्लस सेविंग रेट होता है, जब सेविंग रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हाई होता है। तो आईकोर अगर लो है मतलब वो कंट्री हमेशा लेस इफिशियंट है, यहाँ प्रोडक्शन मतलब जीडीपी ग्रोथ बहुत मतलब ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब हमारे जीडीपी ग्रोथ होगा। और जो हमारा सेविंग रेट होता है, जितना सेविंग रेट अच्छा रहता है, अभी हमारा 29-30% है, पहले हमारा 38% तक था,
तो जितना हमारा सेविंग रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है हमारा बढ़ता जाता है। तो आज के बारे में हम इतना ही पढ़ाएंगे, प्लस ये हमारा जैसे फर्स्ट वाला लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें भी कहीं मिस्टेक होगा, आप हमारा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, तो उसके बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्लोली हम इसके बारे में अदर चैप्टर्स में, जैसे आज हम जीडीपी पढ़ाए, जीबी और जीएनपी पढ़ाए, और जीडीपी जीपीए में क्या रिलेशन होता है, जीबीए क्या जीबीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, आई कोर क्या होता है, आई कोर का क्या रोल है जीडीपी ग्रोथ में। आगे हम जीडीपी को डिफरेंट मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे एक होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और ग्लास वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड से हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। और आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।